के 6th शेड्यूल के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसा क्या है 6th शेड्यूल या छठी अनुसूची में जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में लागू किया गया है? ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए क्यों एक अलग कानून बनाया गया है? वो कौन से स्टेट्स हैं जिनमें से लागू किया गया है और इन स्टेट्स में ये कानून कैसे काम करता है? आज हम चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर। वैसे आपका साथ हमें YouTube पर तो मिल ही रहा है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप हमारी रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जहां आपको हमारी आने वाली कहानियों के साथ रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स भी मिलेंगी। नमस्कार, आप सभी का द गॉड में स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल या 5वीं और छठी अनुसूची भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एड्रेस करते हैं। इनके अंतर्गत कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए गए हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज की सुरक्षा, संरक्षण और विकास पर ध्यान देते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। भारतीय संविधान के 5th शेड्यूल के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं, जिनके नाम हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। इन 10 राज्यों के जिन रीजन्स में ट्राइबल कम्युनिटीज है, सिर्फ वहीं पर 5th शेड्यूल को लागू किया गया है, जिसके तहत गवर्नर्स को कुछ एडिशनल ड्यूटीज दी जाती हैं, जिनकी मदद से वे इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे सके, यानी कि इन रीजन्स की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के मुद्दों पर काम हो सके। दूसरी तरफ 6th शेड्यूल में वेरी स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स का नाम मेंशन किया गया है, जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। फर्क छोटा सा है। 5th शेड्यूल में गवर्नर्स को कुछ पावर्स दी गई हैं अपने स्टेट के ट्राइबल रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए, वेराज इन 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज को अपनी ही एक ऑटोनॉमी दे दी गई है, जिसका मतलब 6th शेड्यूल एक ऐसा प्रावधान है जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज को फुल फ्लेजेड या फिर ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड ऑटोनॉमी प्रदान करता है। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में अनडिवाइडेड असम, जहां की लगभग 90% जनसंख्या ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उन्हें एक्सक्लूडेड एरियाज की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। यानी कि When India was under the British Empire, तब ब्रिटिश भी ट्राइबल कम्युनिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी। असम के ट्राइबल एरियाज पर तब से ही गवर्नर का डायरेक्ट शासन होने लग जाता है, जिस वजह से आफ्टर द इंडिपेंडेंस सन 1949 में आर्टिकल 244 के तहत 6th शेड्यूल को लागू करने के डिसीजन लिया जाता है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ऑटोनॉमी की चर्चा करने से पहले आपको इन 4 राज्यों की टोटल 10 ADCs यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में जानना जरूरी है। ऐसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई गई हैं। मेघालय में 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, खासी, जयंतिया और गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में चकमा, लाई और मारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और वहीं असम में बोडोलैंड, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। 5वें शेड्यूल में 10 स्टेट्स और छठे शेड्यूल में 4 स्टेट्स। इनके ट्राइबल ग्रुप्स में ऐसी क्या डिफरेंस है जो इन्हें अलग अलग अनुसूचियों में सम्मिलित किया गया है? क्यों 10 स्टेट्स के ट्राइबल ग्रुप्स स्टेट गवर्नर पर निर्भर हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की ट्राइबल कम्युनिटीज को एक फुल फ्लेजेड ऑटोनॉमी दे दी गई है? दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल ग्रुप्स आज भी मॉडर्न तौर तरीकों से यानी कि मेन स्ट्रीम लिविंग से काफ़ी दूर हैं। वो अपने एथनिक तौर तरीकों से में ही जीना पसंद करते हैं, जिस वजह से उनकी इस एथनिक आइडेंटिटी, उनकी कम्युनिटी, उनकी सिविलाइजेशन का संरक्षण करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं 5th शेड्यूल की ट्राइब से, तो उन 10 राज्यों की ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल को, मॉडर्न लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक अपना लिया है। यहाँ बात आती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की। हमने अभी आपको 6th शेड्यूल में आने वाली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में बताया, लेकिन इनके अलावा भी कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, जैसे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन और मणिपुर में सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लेकिन ये चारों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आती,
बल्कि ये चारों स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जिन्हें सेमी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी कहा जाता है। डिफरेंस ये है कि ये पार्लियामेंट्री लॉज के तहत बनाई गई है और 6 शेड्यूल की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के तहत। वैसे दार्जिलिंग में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सदस्य भी कई सालों से 6 शेड्यूल की मांग करते हुए आ रहे हैं और वही ये डिमांड लद्दाख और मणिपुर में भी देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं 6 शेड्यूल को लेकर। 6 शेड्यूल का स्पेशल प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) में मौजूद है। वहीं हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो इसे सरल और आसान भाषा में अ स्टेट विद इन अ स्टेट कहना सही होगा। एक राज्य के अंदर ही उसी राज्य के ट्राइबल एरियाज को सेपरेट ऑटोनॉमी यानी कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करना, जैसे कि जिन क्षेत्रों में ये काउंसिल्स हैं उनमें सेंट्रल और स्टेट का कोई भी कानून लागू नहीं होता है, और अगर कोई ऐसा कानून है जिसे लागू करना बेहद ज़रूरी है तो उसके लिए स्टेट गवर्नर को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और तब भी ये कानून डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा मॉडिफाई और रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास लगभग सभी तरह की पावर्स होती है। इनके पास खुद का जुडिशरी होता है, खुद के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, खुद के लॉज भी ये बनाती हैं और फाइनेंशियल पावर भी इनके खुद के ही होते हैं। यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही पावर्स होती है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्योंकि ये स्वयं में ही एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो अपने लिए कानून बना सकती है और उसे लागू भी कर सकती है, और ये कानून लैंड, फॉरेस्ट, कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस, इंडिजिनस ट्राइब्स के कस्टम्स और ट्रेडिशंस जैसे विषयों पर बनाए और लागू किए जा सकते हैं। कस्टम और ट्रेडिशन में एक ऐसा बंधन भी आता है जिनके लॉज बनाने का अधिकार भी इन काउंसिल्स को दिया गया होता है, और वो बंधन है शादी का बंधन। वैसे वेडिंग के लॉज बनाने वाले कोई और भी हैं जो आपकी वेडिंग को एक बेहतरीन याद बनाने का दम रखते हैं। वो लॉज हैं वेडिंग फोटोग्राफी के लॉज, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर किए जाते हैं वेडलॉक द मेमोरी वीवर्स के द्वारा। वेडिंग फोटोग्राफी एक आर्ट है जिसमें इमोशंस को कैप्चर करना, उसे खूबसूरत तरीके से दिखाना और उसे ऐसे पेश करना कि वेडिंग कपल के लिए भी वो तस्वीरें एक ब्लेसिंग बन जाए। तो अगर आप भी अपनी शादी करने का सोच रहे हैं या फ्यूचर में कोई प्लान्स हैं तो वेडलॉक को ज़रूर कंसिडर कीजिए, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और अगर आप वेडलॉक को चुनते हैं तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी मैरिड लाइफ। अब चलते हैं कंटेंट की तरफ। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फाइनेंशियल पावर्स भी दी जाती है जिसके अंतर्गत ये कुछ स्पेसिफाइड टैक्सेस को लागू और कलेक्ट कर सकती है। वहीं अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ये काउंसिल्स अपना खुद का एक कोर्ट भी बना सकती है जहां पर इनके रीजन के अंडर सिविल और क्रिमिनल केसेस की हियरिंग हो सके। अब आप सोचेंगे कि इन स्टेट्स के सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी तो होते हैं, तो फिर एक अलग कोर्ट का क्या काम। मान लीजिए कि किसी भी एक ट्राइबल एरिया में अगर कोई क्राइम होता है और दोनों ही पार्टीज ट्राइब से बिलोंग करती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए वो अपने रीजन के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास यानी कि कोर्ट के पास जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ उन केसेस को हैंडल करती है जिनकी मैक्सिमम सेंटेंस यानी कि कैद की सज़ा 5 साल से कम होती है। रही बात इन 4 स्टेट्स के हाई कोर्ट की, तो उनकी कितनी ज्यूरिसडिक्शन होगी वो स्टेट के गवर्नर डिसाइड करते हैं। हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं। इन 30 में से 4 को गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। बाकी 26 सीट्स पर आम चुनाव होते हैं जो बाकी चुनावों की तरह ही 5 साल में एक बार होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर रीजन में एक से ज़्यादा अलग तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो तो उन जगहों पर अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाई जा सकती है। ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर पूरे ट्राइबल रीजन के लिए एक रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि रीजनल काउंसिल बनाई जाती है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है। एडीसीज की तरह ही इसमें भी 30 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, जिसमें 26 इलेक्टेड और 4 गवर्नर नॉमिनेटेड होते हैं। ये काउंसिल लैंड, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैरिज, डिवोर्स और ऐसे कई अन्य विषयों पर गवर्नर के अप्रूवल के बाद कानून बना सकती है। ये काउंसिल्स अपनी टेरिटरी के अंदर प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, फिशरीज, मार्केट, रोड्स वगैरह बना सकते हैं और उसे मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन इन सभी के लिए गवर्नर की अप्रूवल ज़रूरी होती है। अब स्टेट के गवर्नर की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या भूमिका है उस पर चर्चा करते हैं।
इन काउंसिल्स को लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव पावर्स जरूर दी गई है, लेकिन ये काउंसिल ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट नहीं, जिस वजह से इन सभी कानूनों को बनाकर उन्हें इंप्लीमेंट करने से पहले गवर्नर का अप्रूवल होना मैंडेटरी है। इन सभी काउंसिल के रीजन्स पर उस पर्टिकुलर राज्य के स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि असम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स असम की जुरिस्डिक्शन से बाहर चले गए, बस उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नर किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि उस काउंसिल के तहत आने वाले डिस्ट्रिक्ट को और उसके एरिया को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसी दूसरे एरिया को उस पर्टिकुलर रीजन में शामिल भी किया जा सकता है और किसी एरिया को काउंसिल के तहत आने वाले एरियाज की लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि गवर्नर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज और उनके नाम में बदलाव भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुछ भी लॉ पास कर दे और उसे लागू कर दे। टेक्निकली वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नर किसी भी लॉ को लागू नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट या फिर विधानसभा में बनाए गए किसी भी तरह के लॉज इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रीजन्स पर लागू नहीं होते, या फिर अगर होते भी हैं तो उसके लिए भी गवर्नर को नोटिफाई करना जरूरी होता है, जिसमें फर्दर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति चाहिए होती है। जब भी कोई नई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल बनाई जाती है तो उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नर ही बनाते हैं। गवर्नर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर के एग्जिस्टिंग ट्राइबल काउंसिल्स और अन्य अलग अलग ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स के सलाह के साथ ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के कई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का कंपोजिशन और सीट एलोकेशन, दूसरा काउंसिल इलेक्शन के लिए टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज की सीमा का निर्धारण, तीसरा वोटिंग के लिए अनिवार्य योग्यता, चौथा इलेक्शन पर खड़े होने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज, पांचवा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए टर्म ऑफ ऑफिस, छठा व्यापार प्रक्रिया और आचरण, और सातवां डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के ऑफिसर्स और स्टाफ की नियुक्ति। ऑटोनोमस बॉडी के इस पहले कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बाद डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल अपने खुद के कानून को गवर्नर की सहमति के बाद बना सकती है। ये थी बातें 6 शेड्यूल को लेकर उसकी जानकारी, इतिहास, कंपोजिशन और कार्यों की। अब बात करते हैं 6 शेड्यूल की शॉर्टकमिंग्स और डिसएडवांटेजेस की। संविधान का ये प्रावधान ट्राइबल कम्युनिटीज की आइडेंटिटी, कल्चर और एथनिसिटी को प्रोटेक्ट जरूर करता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जिन चारों राज्यों में 6 शेड्यूल लागू है वहां नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होना आम बात हो जाती है। यहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के